अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। फॉर एन आइडियल गैस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ सकती है, ना ही उस सिस्टम से हीट बाहर को जा सकती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हीट ना सिस्टम से बाहर जाए, ना सिस्टम के अंदर हमारे पास आए। तो अगर हम ऐसा ही सिस्टम लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और इस कंटेनर को अगर हम आइसोलेट कर दें, तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी पहले स्टडी किया हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें से जो ना तो हीट को बाहर आने देता है, ना बाहर से हीट को ना तो बाहर से हीट को अंदर आने देता है, ना बाहर हीट जाने देता है। उसी तरह से हम पिस्टन को भी यहाँ पे आइसोलेटेड कर देते हैं, जो पिस्टन का एरिया है। तो ये हमारे पास जो इसकी बाउंड्री है पूरे कंटेनर की, हमारे पास जो आइसोलेटेड बाउंड्री होती है, ना तो हीट इससे बाहर जाएगी सिलेंडर से, ना तो इस सिलेंडर के अंदर बाहर से जो है हीट आएगी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे गैस है, मान लो इस गैस का जो प्रेशर है वो P है, और जो जिस पोर्शन में आपकी गैस है उस पोर्शन का वॉल्यूम V है, और T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड ऑफ दिस सिस्टम। तो ये यहाँ पे हम आइडियल गैस यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो स्पेसिफिक हीट भी हमने दो तरह की ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है। एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम इन दोनों के रेशो ले लेते हैं, मान लो इन दोनों के रेशो हम जो है गैमा यहाँ पे ले लेते हैं। अगर ये गैस यहाँ पे एक्सपैंड होती है, अगर गैस एक्सपैंड होती है, तो एक्सपैंड होने पे ये पिस्टन का जो अंदर इनसाइड का एरिया है उसको एक तरह से फोर्स अप्लाई करेगी। प्रेशर गैस का है तो फोर्स अप्लाई करेगी, तो गैस एक्सपैंड होगी, तो नेचुरली वॉल्यूम भी यहाँ पे हमारे पास जो है इंक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि गैस सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो जो सिस्टम की हीट है that will be used to do work। तो हीट विल कन्वर्ट इनटू वर्क। तो अगर हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है तो अंदर की हीट यहाँ पे डिक्रीज होगी, मतलब कि टेम्परेचर इस गैस का डिक्रीज होगा। अगर गैस मतलब पिस्टन अगर आपका ऊपर को जा रहा है तो गैस वर्क कर रही है, तो गैस की एनर्जी कम होगी, मतलब गैस की हीट यहाँ पे कम होगी, तो गैस विल स्टार्ट कूल। तो गैस का टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि लेट decrease in temperature, let decrease in temperature equal to dt। तो dt को हम जो है चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे ले लेते हैं। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
की बात करेंगे अगर, तो वो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और साथ में आपका वर्क डन भी होता है। और दूसरे वर्ड्स में जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उस केस में हम कहेंगे कि हीट टेकन अवे बाय ए सिस्टम विल बी यूज इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और गैस। तो अगर हम ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे लेते हैं तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो डेल्टा क्यू होता है वो हमारे पास जो जीरो होता है, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन हीट इनसाइड द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर करेगी ना तो हीट बाहर से एंटर अंदर आएगी। तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास हो रहा है वो हो रहा है इस वजह से कि जो गैस है वो पिस्टन के ऊपर काम कर रही है, तो इसलिए गैस की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब कि हीट डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर गैस का डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाहर से कोई हीट अंदर को नहीं आ पा रही है। तो अंदर की हीट ही वर्क डन में हमारे पास जो यूज हो रही है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो है जीरो के बराबर होता है और जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू होता है ये हमारे पास पी इंटू डी वी के बराबर होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और जो डी यू होता है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हमारे पास सी वी इंटू डी टी के बराबर होता है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, जो कि 1 मोल गैस के लिए हमारे पास रिलेशन है। तो फॉर 1 मोल, तो ये 3 रिलेशन हमारे पास बनते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से। डेल्टा क्यू जीरो होता है और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पी इंटू डी वी होती है, डी यू की वैल्यू सी वी इंटू डी टी होती है। तो ये 3 चीजें अगर हमारे पास है, इन तीनों को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, डेल्टा क्यू ये हमारे पास जीरो है और डी यू हमारे पास सी वी इंटू डी टी बना और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे पी इंटू डी वी यहाँ पे बनेगा। अगर हम इसको उल्टा करके इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है सी वी इंटू डी टी प्लस पी इंटू डी वी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया और लेफ्ट साइड को राइट साइड यहाँ पे बना दिया। तो फिर हमें पता है कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है 1 मोल गैस के लिए, वो हमारे पास होती है पी वी इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास होता है। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको अगर हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों को अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं पी और वी। पहले पी और वी का वेरिएबल हम लेंगे, फिर वी और पी का डिफरेंशियल हम लेंगे। तो बारी बारी हम दोनों वेरिएबल का डिफरेंशियल यहाँ पे लेंगे और राइट साइड में हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज लिखेंगे और एक वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशियल हमारे पास जो है आर इंटू डी टी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, इस इक्वेशन से अगर हम डी टी निकालें तो डी टी हमारे पास राइट साइड में है और आर भी है, तो आर लेफ्ट साइड के बटे में जाएगा। तो पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाय आर।
तो ये हमारे पास यहाँ पे dt की वैल्यू आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे बोलेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे dt की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई हुई है सी वी इंटू डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, मतलब dt की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनेगी सी वी इंटू डी टी, लेकिन डी टी अभी हमने निकाला है पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी डिवाइडेड बाय आर और प्लस पी इंटू डी वी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लें तो आर हमारे पास रहेगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम लेके हमारे पास सी वी पी इंटू डी वी प्लस सी वी वी इंटू डी पी और प्लस आर पी डी वी और डिवाइडेड बाय आर, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया और एलसीएम लेके ऊपर और नीचे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा, जो कि हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। अब अगर हम r को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ यही बचेगी हमारे पास सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी और प्लस आर पी डी वी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर तभी होगी अगर ऊपर वाली टर्म आपकी जो 0 के बराबर होती है। तो ऊपर वाली टर्म 0 हम करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है इक्वेशन आई। अब जो P इंटू डी वी वाला पोर्शन है वो हमारे पास दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इसलिए P इंटू डी वी को हम अगर कॉमन लेते हैं, P इंटू डी वी दोनों में हमने कॉमन लिया जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा सी वी प्लस आर और साथ में हमारे पास सी वी वी इंटू डी पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आई। और हमें पता है कि जो सी पी माइनस सी बी होता है, सी पी माइनस सी बी ये जो है आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी बी को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो सी पी यहाँ पे बनेगा सी बी प्लस आर। तो मतलब सी पी आपका सी बी प्लस आर के बराबर होता है। तो यहाँ भी सी बी प्लस आर है, तो इसलिए ये हमारे पास बनेगा पी इंटू डी वी और साथ में यहाँ पे सी पी आएगा और प्लस सी वी इंटू वी इंटू डी पी इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आई। तो ये जो इक्वेशन आई इसको हम दूसरी साइड यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन आई है पी डी वी सी पी प्लस सी वी वी डी पी इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड दिस इक्वेशन बाई सी पी सी वी पी इंटू वी, तो अगर हम इस फैक्टर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को डिवाइड करें तो ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई हुई है, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी डी वी सी पी बटे सी वी पी इंटू वी प्लस सी वी वी डी पी अपॉन सी वी पी वी इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को देखें, हम जो चीज़ें कटती है उनको हमने काटना है। यहाँ पे P से P कैंसिल हो जाएगा और CV के साथ CV कैंसिल हो जाएगा, V के साथ V कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे हमारे पास बचेगा Cp बटा Cv dV बटा V और प्लस dP बटा P इक्वल टू 0। अब जो Cp बटा Cv होता है वो हमारे पास गैमा के बराबर होता है, शुरू में ही हमने लिखा था, इसको लिया था कि Cp डिवाइडेड बाय Cv इक्वल टू गैमा। तो अगर हम यहाँ पे गैमा पुट करते हैं इसको, तो गैमा इंटू dV बटा V प्लस dP बटा P इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन की अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो गैमा एक फैक्टर है जो कि कांस्टेंट हमारे पास होता है, वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे dv बटा v का इंटीग्रल और प्लस इंटीग्रल ऑफ dp बटा p इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एक हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट का यूज भी करते हैं, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे राइट साइड में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कांस्टेंट को हम राइट साइड में मूव करते हैं, तो इसको हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रल हमारे पास गैमा इंटू लॉग ऑफ ई इंटू वी हमारे पास हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ ई इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो गैमा है इसको हम यहाँ v के पावर में ले जा सकते हैं, v रेज़ टू पावर गैमा। तो जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है हमारे पास a log ऑफ e इंटू बी, तो जो ई ए होता है वो b की पावर बन जाता है, तो यहाँ पे गैमा जो है v की पावर में चला जाएगा और प्लस यहाँ पे log ऑफ e इंटू पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास log a प्लस log b बन गया, जो कि log ए बी के बराबर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास log ऑफ e इंटू पी इंटू वी रेज़ पावर गैमा, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी। यहाँ पे दोनों को हमने इकट्ठा किया तो log ऑफ ई पी वी रेज़ पावर गैमा ये हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास जो कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल लेने पे पी वी रेज़ पावर गैमा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पे आपके पास ई रेज़ पावर कांस्टेंट आएगा, वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर कांस्टेंट मतलब कि ये कांस्टेंट वो हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये है एडियाबैटिक इक्वेशन बिटवीन P एंड V। तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं आपके, प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम अगर हमारे पास वेरिएबल हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हमारे पास इक्वेशन होती है। लेकिन जो हमारे पास तीन वेरिएबल हमारे पास होते हैं P, V और T, तो P और V के बीच में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हमने दूसरे वेरिएबल्स के बीच में एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन निकालना है तो वो हम सिंपली जो गैस इक्वेशन होती है उससे निकाल सकते हैं। गैस इक्वेशन हमारे पास होती है, सिंस आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इक्वल टू आर टी। हम इस इक्वेशन का जो है यूज करेंगे V और T की फॉर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, और P और T की फॉर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन। तो पहला यहाँ पे हम ले लेते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन तो पहला हम
यहाँ पे हमारे पास ये वाली कहेंगे हम, जो कि P और V के बीच में हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है एडियाबैटिक इक्वेशन बिटवीन V एंड T। अगर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशन को कंसीडर करना है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो पी आपका आर टी बटा वी यहाँ पे बन जाएगा। तो v को अगर हम आर टी के बटे में ले जाएं तो p आपका आर टी बटा वी हो जाएगा। तो p की जगह जो हमारे पास पहला रिलेशन आया हुआ है, पी वी रेज पावर गैमा, पी वी रेज पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम ये वाली पुट करें आर टी बटा वी, तो p की जगह आर टी बटा वी हम पुट करें और यहाँ पे हमारे पास है वी रेज पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक गैमा वी रेज पावर 1 नीचे बटे में है, एक वी रेज पावर गैमा यहाँ पे है। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये वी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा आर टी इंटू वी रेज पावर गैमा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फर्दर, टी वी रेज पावर गैमा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि आर कांस्टेंट है और इस आर कांस्टेंट को अगर हम दूसरी साइड बटे में ले जाते हैं तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट होगा। तो इसलिए आर यहाँ पे हमारा जो डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि हम इस आर कांस्टेंट को इस कांस्टेंट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसलिए टी वी रेज पावर गैमा -1 हमारे पास जो है इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ टी एंड वी फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। फिर इसी तरह से सेम वे में जो हमारे पास आइडियाबैटिक इक्वेशन बिटवीन P एंड T। अब हम P और T की फॉर्म में आइडियाबैटिक इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो अगेन हम वही रिलेशन यूज करेंगे पी वी इक्वल टू आर टी, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल ऑफ द गैस के लिए। तो यहाँ पे अगर हम V निकालें तो V हमारे पास आएगा आर टी बटा पी। और जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई है अगर हम उसमें पुट करें तो पहली इक्वेशन हमारे पास आएगी पी वी रेज पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास पहला रिलेशन आया हुआ है सिंस पी वी रेज पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर हम पुट करें तो v की जगह हमारे पास आर टी बटा पी रेज पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे p रेज पावर 1 है, यहाँ पे p रेज पावर गैमा है, बटे में p रेज पावर गैमा है, क्योंकि ये गैमा दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर है गैमा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे p रेज पावर 1 माइनस गैमा यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में गैमा है तो ऊपर ले जाएंगे तो p रेज पावर माइनस गैमा बनेगा। तो p रेज पावर 1 माइनस गैमा ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और साथ में t रेज पावर गैमा है और साथ में r रेज पावर गैमा यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जो r है वो भी कांस्टेंट है, गैमा भी कांस्टेंट है। तो इसलिए अगर हम इसको यहाँ से जो है राइट साइड में ले आए तो वो ये भी कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो ये सारा एक कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, p रेज पावर 1 माइनस गैमा, p रेज पावर 1 माइनस गैमा इंटू t रेज पावर गैमा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आइडियाबैटिक इक्वेशन बिटवीन p एंड t हमारे पास इस तरह से आ जाती है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें
जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी और टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पी और टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।